सिंगापुर आज दुनिया के सबसे विकसित और सबसे अमीर देशों में से एक है, जहां का आर्किटेक्चर पूरी दुनिया में जाना जाता है। यहां एक से एक खूबसूरत इमारतें हैं जिन्हें देखकर अपनी आंखों पर ही विश्वास नहीं होता। सिंगापुर ऐसा देश है जहां हर छठवां नागरिक करोड़पति है। कहा जाता है कि सिंगापुर में रहने वाले लोग सबसे अच्छी लाइफ जीते हैं, लेकिन सिंगापुर हमेशा से इतना अमीर और खूबसूरत नहीं था। दिल्ली से भी अधिक क्षेत्रफल के इस देश में कभी गरीबी, भूखमरी और सिर्फ झुग्गी झोपड़ियां ही नजर आती थी। बात ज्यादा पुरानी नहीं है, आज से 35 साल पहले सिंगापुर की हालत पस्त थी। ये देश भी भारत की ही तरह सदियों तक फिरंगियों का गुलाम था। 1963 में सिंगापुर गुलामी से मुक्त हुआ। पहले से ही गरीब देश रहे सिंगापुर को अंग्रेज लूट के चले गए, लेकिन आज अपनी आजादी के बाद अमीरियत के मामले में सिंगापुर दूसरे स्थान पर है। ना तो यहाँ सऊदी अरब और यूएई की तरह तेल के कुएं हैं और ना ही प्राकृतिक खनिज भंडार है। तो फिर इन 35 साल में सिंगापुर के लोगों ने क्या कमाल कर दिया? सिंगापुर दुनिया का दूसरा सबसे अमीर देश बन गया। प्राचीन समय में भारत बहुत विशाल और समृद्ध देश था, जहाँ के राजाओं का शासन मलेशिया, कंबोडिया, बाली, थाईलैंड तक फैला हुआ था। भारत के दक्षिण पूर्व में मलेशिया देश है और उसने नीचे छोटा सा टापू आइलैंड है, जो आकार में दिल्ली से भी आधा है। वही सिंगापुर है। ऐतिहासिक मलय दस्तावेजों में बताया गया है कि कलिंग के राजा शुलिन ने दक्षिण भारत के राजा चुलिन के साथ मिलकर चीन को जीतने का अभियान शुरू किया था। दोनों मलय राज्य के एक द्वीप तक पहुंचे थे जिसे स्थानीय भाषा में टेमासेक कहा जाता था। चीन ने राजा ने शुलिन और चुलिन को रोकने के लिए उस आइलैंड में अपना गुप्तचर भेजा था, और उस गुप्तचर ने भारतीय राजाओं तक ये झूठ फैला दिया कि चीन यहाँ से बहुत दूर है। यह अफवाह सुनकर चुलिन और शुलिन ने चीन को जीतने का प्लान कैंसिल कर दिया। राजा शुलिन ने उसी द्वीप में रहने वाली एक राजकुमारी से शादी कर ली और कुछ समय के लिए वहीं सेटल हो गए, जबकि राजा चुलिन अपनी सेना के साथ वापस इंडिया लौट आए। इतिहासकार कहते हैं कि राजा चुलिन कोई और नहीं बल्कि चोल राजा राजेंद्र चोल थे। बहरहाल सन 1299 में जब राजा शुलिन के वंशज राजकुमार संगनेला उतामा टामसेक द्वीप गए, उन्हें वहां एक शेर दिखाई दिया और उन्होंने इस द्वीप का नाम सिंगपुर रख दिया, जो आगे जाकर सिंगापुर बना। बाकी एशियाई देशों की तरह सिंगापुर भी ब्रिटेन की गुलामी की जंजीरों से बंधा हुआ था। करीब 150 साल तक यहाँ हुकूमत चलाकर फिरंगियों ने 11 अप्रैल 1959 के दिन सिंगापुर को आजाद कर दिया। ये पहला मौका था जब सिंगापुर को सेल्फ रूल का हक मिला। ली क्वान यू सिंगापुर के पहले प्रधानमंत्री बने, लेकिन अब तक अंग्रेज सिंगापुर को पूरी तरह बर्बाद कर चुके थे। यहाँ सिर्फ गरीबी, भूखमरी और लाचारी रह गई थी। यहाँ की 80% आबादी झुग्गियों में रहती थी। चूंकि सिंगापुर एक छोटा सा टापू था, इसीलिए उसके पास खुद की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए कोई ऑप्शन नहीं था। ना तो नेचुरल रिसोर्स थे और ना ही तेल के कुएं। प्रधानमंत्री ली क्वान यू ने इसके लिए एक रास्ता निकाला। 1963 में उन्होंने सिंगापुर का मलेशिया में विलय करा दिया। उन्हें लगा कि मलेशिया से जुड़ने के बाद देश पटरी में आ जाएगा, लेकिन हुआ इसका ठीक उल्टा। लेकिन यहाँ मलय और प्रवासी चीनियों के बीच तनाव बढ़ने लगा और अंत में मलेशिया ने 1965 में खुद ही सिंगापुर को अलग कर दिया। जब मलेशिया ने धोखा दिया तो सिंगापुर के प्रधानमंत्री इंटरव्यू देते देते रो पड़े थे। उस वक्त देश की 70% आबादी गरीब थी और उनके पास इस गरीबी से निजात पाने के लिए कोई जरिया नहीं था। लेकिन ली क्वान यू ने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अपने देश की जनता से कुछ अपील की, जैसे घर साफ रखो, देश साफ रखो, अच्छी अंग्रेजी बोलना सीखो। लोग फिर भी नहीं माने तो उन पर जबरन ये नियम लागू किए गए। एक समय ऐसा भी आया जब सिंगापुर में च्युइंगम थूकने पर 100 करोड़ की सजा दी जाने लगी। चोरी, डकैती, हत्या या कोई भी मामूली क्राइम करने वालों को जेल में ठूसा जाने लगा। सिंगापुर तानाशाह बनने लगा। जो सरकार के खिलाफ आवाज उठता उसकी संपत्ति कुर्क कर ली जाती। जिसका डर था वही हुआ। ली क्वान यू सिंगापुर के तानाशाह बन गए। लेकिन इसी तानाशाह ने सिंगापुर में उद्योगों को प्राथमिकता देनी शुरू की। आसान दरों में लोन दिए। लोग बाहर से आकर सिंगापुर में बिजनेस स्टैब्लिश करने लगे। 1966 में सरकार ने जमीन अधिग्रहण का कानून पेश किया। जमीन खरीदकर सरकारी मकान बनवाए गए और सस्ती कीमतों में लोगों को दिए गए। हर कर्मचारी की 25% सैलरी को सरकारी सेविंग स्कीम में जमा किया जाना शुरू किया गया। इसी स्कीम से सिंगापुर के 80% लोगों को उनका पक्का घर मिला और बैंक में पैसे जमा मिले। लोगों ने सिंगापुर में इन्वेस्ट करना शुरू किया। चीन, हांगकांग, ताइवान ने यहाँ खूब इन्वेस्ट किया। 10 साल के अंदर सिंगापुर में बेरोजगारी और गरीबी खत्म हो गई। यहाँ सरकारी कर्मचारियों को इतनी सैलरी दी जाने लगी कि उन्हें भ्रष्टाचार करने की जरूरत नहीं पड़ी।
सिंगापुर में सभी को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, देश को सेक्युलर बनाया गया। मलय, तमिल, मैंडरिन जैसी सभी भाषाओं को राजकीय भाषा की संज्ञा दी गई। 30 साल के अंदर सिंगापुर एक विकसित देश बन गया। आज 54 लाख की जनसंख्या वाले देश में 2.5 लाख से ज्यादा लोग करोड़पति हैं। लेकिन किसी देश में मनोरंजन की सभी चीजें हों, बड़ी बड़ी इमारतें हों, लेकिन लोगों को अभिव्यक्ति की आजादी न मिले, विरोध करने की इजाजत न मिले, संगठन बनाने, चुनाव लड़ने और आवाज उठाने की आजादी न तो विकास किस काम का। सिंगापुर बेशक बेहद खूबसूरत और आधुनिक देश है, लेकिन यहाँ लोकतंत्र ही नहीं है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि हम आपको ऐसे ही इंफॉर्मेशन बता सके। धन्यवाद।